हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिराज सारन आपका वेलकम करता हूं पहला एकेडमी के इस छोटे से सेशन में। छोटा सा सेशन इसलिए कि हम आज बेसिक देखेंगे कि मोशन ऑफ अर्थ के बारे में सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हम शुरू करने वाले हैं उससे पहले एक बिल्डअप प्रोसेस है ये कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के जैसे डायरेक्ट माउंटेन्स हम पढ़ना शुरू करें, प्लेन्स, डेजर्ट, उससे पहले अर्थ की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, उसकी पूरी लेयर्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले आज की क्लास में हम जानेंगे कि अर्थ जो है बाहर सौर मंडल के अंदर में जब हम देखते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर में देखते हैं तब कैसे दिख रही है, उसके अंदर में बाहर में लेटीट्यूड कैसे क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या है, कैसे अर्थ को डिवाइड किया गया है, कैसे उसके बाद में हम जब जाएंगे कि एक अलग अलग ये लैंड फॉर्म्स कैसे बने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेटू क्या होते हैं, बेसिक कोर एरिया के बारे में जाएंगे। तब तक मैं ये कहूंगा कि ये छोटा सा सेशन है जिसके बारे में बेसिक जो नॉलेज है ज्योग्राफी के लिए किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो अर्थ की जरूरी होती है, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे आज। तो बेसिक शुरू करेंगे हम। उस दिन बच गया था ये, पहले क्लास के अंदर में हमने सिलेबस डिस्कशन किया था, उसके बाद में some इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच गए थे, जो फैक्ट्स आज हम देखने वाले हैं। फैक्ट्स क्या है, ये किसी भी एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, आरपीएससी आरएस के अंदर में भी कभी पूछ सकते हैं, सिलेबस हो या ना हो, बिकॉज ये बेसिक जो इसमें एनसीईआरटी के अंदर में अपने बोर्ड में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और अर्थ के ये बेसिक फैक्ट है, बहुत ही आसान है। पहली चीज आती है इक्वेटर। इक्वेटर ये हम आज लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उसके बाद में जब करेंगे, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, मोशन ऑफ अर्थ जो मुझे लगता है सबसे पहले समझाना चाहिए कि अर्थ जो है वो सूर्य के बाद सन के बार बार कैसे रिवॉल्व कर रही है, अपने एक्स पे कैसे रोटेट कर रही है। एक एक्स पे रोटेट करती है, एक रिवोल्यूशन करती है। दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो हमारे लिए डे नाइट बनाते हैं, सीजन्स आते हैं, अलग अलग सीजन क्यों आते हैं उसको जानने के लिए ये जरूरी है। तो हम आगे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पूरे करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है। ये ऐसे कोई बनाई हुई नहीं है, अर्थ के ऊपर में ऐसे कोई लाइन नहीं होती। हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है कि इसको हम दो भागों में डिवाइड करके स्टडी कर सकें कि ये ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर हमने कर लिया। अब इस इक्वेटर के रेफरेंस में हम देखेंगे कि पृथ्वी ऊपर वाले हिस्से के अंदर में क्या क्या आता है, तो कितने तक हमने ये अलग अलग जो इमेजिनरी लाइन्स है ये क्यों बनाई है, और यहाँ कैसे हम इनका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके जो हम डाटा देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, उसमें ये चीज आती है कि इक्वेटोरियल लीनियर डायमीटर क्या है, पोलर डायमीटर क्या है, उसके बाद में इक्वेटर लीनियर पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर आपको पता होगा कि कोई भी जब अर्थ के बारे में बेसिक नॉलेज ये कि अर्थ को माना जाता है कि ये गोल नहीं है, अर्थ गोल नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ का। ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट है, थोड़ा सा यहाँ से फ्लैट, यहाँ पोल की तरफ जाते हैं तो थोड़ा चपटा हो जाता है, और यहाँ बीच वाले अंदर में बल्ज है। बीच में अभी देखेंगे बल्ज क्यों है हम। ठीक है, तो अभी ये मान के चलो कि ये जो इलिप्टिकल अर्थ का शेप कैसा है, सर्कल नहीं है, गोला नहीं है, ये आता है इलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर में। तो यहाँ बीच में क्या है, इक्वेटर है। तो आप किसी भी जब आप इक्वेटर के लीनियर डायमीटर की बात करते हो, मतलब क्या है कि इक्वेटर वाले एरिया में यहाँ से ऐसे, वैसे तो ये गोला है, इस तरीके से हमने देखना है कि ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे आएगा, बाहर से घूम के आएगा। तो यहाँ ए पॉइंट माना जाए और ये बी पॉइंट माना जाए, तो ए से बी के बीच में अगर हम सीधी सेंटर के बीच से लाइन निकालते हैं, बजाय कि इसके ऊपर हम सर्कल के बार बार वाले हिस्से पे चलने की बजाय, तो ये ए से बी तक की लाइन को क्या बोलोगे आप, लीनियर डायमीटर। लीनियर डायमीटर हो जाएगा ये पूरा। ये इक्वेटर के ऊपर में लीनियर डायमीटर देखो कितना है, 12,756 किलोमीटर। ये आप देख सकते हो, एक बार देखने से याद हो जाएगा, क्या पता कभी भी पूछ ली, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, आरएस में हो सकता है ना पूछे, लेकिन क्या पता पूछ ले कभी भी। बेसिक फैक्ट सही है कि इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे ए और बी के बीच में सेंटर से अगर लाइन निकाली जाए तो इसको लीनियर डायमीटर को क्या बोलेंगे, 12,756 किलोमीटर जो है लाइन आ रही है। अब इसी चीज को देखो, मैं इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। एक सर्कल में देख लो, चाहे किसी में बोल दो, अगर सर्कल ही है वैसे तो, लेकिन पूरा सर्कल नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर में हम लागू करते हैं। सर्कल में भी देख लो, ए पॉइंट से अगर मैं इसे घूम के वापस आऊंगा ऊपर, तब इसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, हमने पूरा माप लिया। वैसे सर्कल का क्या होता है, पेरीमीटर बनाना हो तो 2πr से हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर। ठीक है, हमारे पास क्या है, लीनियर डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि रेडियस मिल जाएगी हमें। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो उस हिसाब से रेडियस निकाल ली हम 2πr से। जब हमने इक्वेटर पे ऐसे देखा, एक तो तक सेंटर से हम डायरेक्ट अगर देखें तो कितनी दूरी पड़ेगी, तो ये पड़ेगी 12,756 किलोमीटर। लेकिन अगर पेरीमीटर देखें, देखो इक्वेटर के ऊपर में ये पूरा निकाल, इसको मैं हटा देता हूं। ये देखो इक्वेटोरियल लीनियर पेरीमीटर, जब हम पेरीमीटर इसी के आधार पे निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 40,077 किलोमीटर की। यहां से ए पॉइंट से ऐसे पृथ्वी के बार बार हिस्से में घूम के, उधर साइड से भी घूम के जब हम वापस पहुंचते हैं, तो इस पूरे सर्कल के ऊपर में हमें कितना चलना पड़ेगा, वो डिस्टेंस हमें दी हुई है पेरीमीटर में, 40,077 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आ गई अपनी इक्वेटोरियल लीनियर पेरीमीटर। ये हम
इसको जल्दी जल्दी इसलिए देख रहे हैं कि बिकॉज ये हमारे डायरेक्ट में सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक बारी में जानना, और पृथ्वी के बारे में जब बाहर के हिस्से से जान लेंगे हम अच्छे से इसके बारे में कि कैसे इसकी शेप क्या है, इसके ऊपर में अलग अलग लाइंस का क्या मतलब है और क्या लंबाई चौड़ाई जो भी है इसकी रहेगी, तब हम आंतरिक संरचना को अच्छे से समझ पाने में हमें सहायता मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, पोलर डायमीटर। पोलर डायमीटर ये सेम चीज है, इक्वेटोरियल के ऊपर में ये पोल हो गया पोलर डायमीटर। अब देखो कोई भी चीज को आप जैसे आयत ही ले लोगे तो एक डिस्टेंस ये होती है, एक डिस्टेंस ये होती है, ठीक है। तो हमने इक्वेटर के ऊपर में यानी कि मिडल वाले पार्ट्स में ए से लेके बी तक के हमने डायरेक्ट भी देख लिया और पेरीमीटर के थ्रू जाके भी देख लिया कि डायरेक्ट में 12,756 किलोमीटर पड़ता है, पेरीमीटर में 40,077 पड़ता है। अब आता है पोलर डायमीटर की बात। पोलर डायमीटर की बात मींस ये होता है आपका नॉर्थ साइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ साइड में क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब ए से बी की अगर डायरेक्ट में सेंटर से लाइन खींच दूं और कितनी डिस्टेंस पड़ेगी वो बताया गया है यहाँ के ऊपर में 12,713 किलोमीटर। अब देखो ज्यादा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अर्थ चपटी हुई है कि आप बोल दो कि अर्थ का साइज ऐसा है, ऐसा नहीं होता। ये पूरा सर्कल भी नहीं है, लेकिन देखो थोड़ा सा ऐसे चपटा भी है, यहाँ हिस्से पे चपटा हो जाता है और ऐसे बल्ज, थोड़ा सा बल्ज है। अब देखो इस तरीके से अगर बल्ज है थोड़ा सा इक्वेटर के ऊपर में बल्ज आ रहा है, कैसे आएगा अभी अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि रोटेशन रिवोल्यूशन उनकी वजह से कैसे बल्ज आ रहा है। जब बल्ज आएगा तो थोड़ा सा ये वाली जो डिस्टेंस है हमेशा जैसे कंप्रेस की तरह होता है, बल्ज कैसे आएगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी बजाय की इस वाली डिस्टेंस के। तो ये कैसे, और ये डिस्टेंस देखो कितनी है 12,700 तो है, लेकिन ये 56 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर है, तो इसका क्या आ जाएगा 12,713 किलोमीटर आ जाएगा। सेम जैसे अगर बार वाले सर्कल पे ऐसे घूम के हम वापस जाएंगे और ऐसे इसी को पेरीमीटर निकाल लें इसका, हम आपको पता होगा अभी तो इतने आपने बेसिक मैथ की हुई है कि पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो पोलर पेरीमीटर यही हो जाएगा, थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा 40,077, इक्वेटर पेरीमीटर ये होगा 40,000 किलोमीटर। तो बेसिक फैक्ट है, थोड़े से आप देख लीजिएगा। इक्वेटर लीनियर डायमीटर क्या है, पोलर डायमीटर देख लिया हमने, इक्वेटर लीनियर पेरीमीटर देख लिया, पोलर पेरीमीटर देख लिया, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। अब टोटल एरिया थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल एरिया क्या है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल एरिया के अंदर में सब आता है, लैंड पृथ्वी के एरिया काउंट करते हैं तो बाद में बनाना है, तो ये तो कोई भूमि कितनी बनी हुई है, जल कितना है, यहाँ पे ये वाटर है अपना, तो जो ओशन हो गया और ये लैंड हो गया, दोनों सरफेस एरिया देखो तो ये बनता है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। अब लैंड एरिया क्या है इसके अंदर में 149, ये याद कर लो, कई बार पूछ सकते हैं कभी भी कि लैंड एरिया कितना है 149 स्क्वायर किलोमीटर, जो पड़ता है आपका 29.22%, पूरा 30% भी नहीं है। ये वाला सब कॉन्टिनेंट मिला के जो जितना भी भूमि कार्य जहां पे आप खड़े रह सकते हो, आइलैंड हो कुछ भी हो, 29.22% है ये, 29.22% है ये आपका लैंड एरिया। और उसके बाद में ओशन बच गया पूरा का पूरा 361 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ज्यादा। अगर नंबर भी पूछ ले तो 361 ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, सीधा नहीं होता, सीधा कोई फ्लैट थोड़ी लेना है, 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका परसेंटेज देखो तो 70% पूछ सकते हैं कभी भी, 70.78% है वो आपका इसमें ओशन एरिया है, और 29.22% है जो आपका लैंड एरिया है, ठीक है। एक फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ वैसे कोई नहीं आएगा, 416 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है, कोई मतलब नहीं है। डेंसिटी ऑफ अर्थ पूछ सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए स्पेसिफिकली आप 5.5 तो आपको याद करना है, आगे याद हो तो ठीक है, 5.517 तक भी याद कर लीजिएगा। 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है डेंसिटी, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ये अर्थ की डेंसिटी है, आपको याद करना है, अर्थ की डेंसिटी है, इसमें जितने भी मटेरियल वगैरह है इसके कंबाइंड डेंसिटी देखा जाए तो 5.5 आपके ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पे दिया गया। वेट ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कोई नहीं पूछेगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ हल्का सा कर्व आएगा क्योंकि बल जाएगा, बिल्कुल सर्कल में भी हो कोई सा भी, ये सर्कल है, अगर यहां से कोई चीज हम ऐसे फेंकेंगे तो इस तरफ एक डायरेक्ट आएगी, ऐसे आएगी, ये कर्व की वजह से एक तरफ ऐसे जाएगी, टेंजेंट पड़ा है ना 10th के अंदर में, तो इस तरीके से ये जो कर्वेचर अर्थ का है ना, ये वाला कर्वेचर दिया हुआ है ना, ये वाला, तो ये कर्वेचर कितना दे रखा है यहाँ पे 7.98। तो ये काम की चीज नहीं है, ये डेंसिटी देख लेना आप, ठीक है। लैंड एरिया देख लेना अगर हो सके तो, इसके ऊपर में मोटा मोटा याद ही हो गया होगा अभी तो, ये कि इतना है 12,756 किलोमीटर है, ये 12,713 किलोमीटर। जो इक्वेटोरियल पेरीलीनियर पेरीमीटर दिया जाएगा 40,077 है, पोलर पेरीमीटर दिएगा वो 40,000 किलोमीटर से, ठीक है। ये हो गया, हमने बेसिक देख लिया अर्थ को बाहर से। अब हम चलते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट जो है, मोशन ऑफ अर्थ दिया जाएगा। मोशन, जो अर्थ के मोशन का मतलब दो तरीके से हमने कभी भी देखा है अर्थ को। सबसे पहले बचपन में पूछते तो क्या है, तो पृथ्वी सूर्य पर घूम रही है और पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है, ये बात सबने देखी है, हमने सबको पता है, लेकिन उससे क्या इफेक्ट होते हैं एक्चुअल में, ऐसा होता है तब क्या होता है, अगर नहीं होता तो क्या हो जाता। अगर रोटेशन और रिवोल्यूशन, आगे वाली स्लाइड देखो, हिंदी में भी दिया हुआ है इसको, और रिवोल्यूशन दो चीज है जो दिया हमने आज
इंपॉर्टेंटली स्टडी करेंगे। रोटेशन क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बेसिकली मोटा मोटा देखेंगे, कुछ स्पेसिफिकली दिया नहीं है, लेकिन जैसे भी हम आगे और हर जगह पे काम आएगा कि कोई चीज कैसे हो रही है ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर सोलर सिस्टम से हम अर्थ को देख रहे हैं तो जो सन के बार बार रिवॉल्व करना और अपने जो एक्स पे है वो रोटेट करना, अर्थ रोटेट करती है अपने एक्स पे, ये 24 आवर्स में कितने में कर देती है अर्थ, इसको डे एंड नाइट। ये देखो अर्थ है, अपना एक्स है, इसके बाद जब रिवोल्यूशन करते हैं तो इसका एक ऑर्बिट है, ये देखो यहाँ जीएफ चल रही है, देख लो आप, ये ऑर्बिट है, मान लो इसके बार बार कर रही है। ये जो ऑर्बिट है इस जहां जहां रिवोल्यूशन कर रही है उससे पहले हम देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ऑर्बिट का, यहाँ पे अगर मान लो अर्थ है, यहाँ पे स्टेशनरी कर दें तो ये अपने ऑर्बिट से, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि 24 आवर्स के अंदर में अपने एक्स पर रोटेट करती है और इंक्लाइंड है 23.5। ये टिल्ट मत देखना, ये टिल्ट दूसरा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23.5 डिग्री है, जो अपने इसी एक्स ऑर्बिट वाले एक्स से टिल्ट करके रोटेट करती है और वो टिल्ट फिक्स रहता है। देखो यहाँ पे अर्थ है, वो यहाँ आ गया तब भी ऐसे झुकी रहेगी, यहाँ आ गया तो झुकी रहेगी, यहाँ आगे झुकी रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। अगर ऐसे झुके है तो यहीं चलेंगे, आगे जाओ पीछे जाओ, कैसे भी जाओ, ठीक है, वो टिल्ट ही रहेगी। अब देखते हैं कि उसकी इन दोनों चीजों से क्या होता है। देखो एक चीज तो अर्थ रोटेट करती है 24 आवर्स में ऑन एट एक्स में, इसकी वजह से मेन इंपॉर्टेंट फिनोमेना है दिन और रात का होना। अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, जो आगे वाली स्लाइड्स के अंदर में हम अभी इसको देख लेते हैं और आगे वाली स्लाइड्स को इसको खोल लेते हैं ताकि मैं इसको अच्छे से समझा सकूं। देखो अपने ऑर्बिट के साथ में ये टिल्ट है 23.5 डिग्री के साथ में। अगर ये ऐसे ही रहता और मान लो सन यहां है और अगर ये खुद में रोटेट नहीं कर रही है तो ये वाला हिस्सा है वो क्या है, सन के साथ सीध में है तो यहाँ लाइट पड़ेगी, दिन होगा, ये वाला रात रहेगी। लेकिन ये रोटेट इसी पोजीशन पे कर लेगी 24 घंटे में, तब तो क्या होगा, यहाँ भी दिन हो जाएगा और यहाँ रात हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो ये वाले को वेट करना पड़ेगा जब तक वापस इसके इस पोजीशन पे ना आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके उनको डे होगा और यहाँ पे जाके इनको मिलेगी नाइट। तो ये हो जाता कि पोलर वाली सिचुएशन हो जाती कि पोल्स के अंदर में होता है 6 महीने दिन 6 महीने रात वाली पोजीशन हो जाती, ठीक है। तो हमें जो 24 घंटे के अंदर में मिल रहा है, 24 घंटे में अपनी एक्स के ऊपर में घूमती है, इसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। तो पहली चीज समझ में आ गई कि ये अर्थ अपने एक्स पे 24 घंटे में घूम रही है, सब सूरज के सामने आ रहे हैं। बेसिकली क्या, सूरज तो बिल्कुल सेंटर है, अपना आराम से देखो यहाँ पे स्माइल कर रहा है। अब अर्थ को घूमना है उसके बार बार, एक तो बार बार घूमना है और एक अपने एक्स पे घूमना है 24 घंटे के अंदर में। तो उससे हो गया, पहली चीज क्या होगी, डे एंड नाइट हो गई। दूसरा, इसका मूवमेंट देखो, मूवमेंट है ना अर्थ का, वो वेस्ट टू ईस्ट है। मूवमेंट जो अपने सेंटर के ऊपर में रोटेट करिए, इसका वेस्ट टू ईस्ट है। उससे क्या होगा, अब बोलोगे मूवमेंट तो कैसे भी, उससे ये होगा कि हम देखते हैं कि सन हमेशा जो है ईस्ट से, पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। उसका रीजन यही है, सन कहीं से नहीं निकलता। सन को ये बोलने की चीज होती है कि सूर्योदय हुआ है, सूर्य का क्या, सूर्य स्थिर है, सन वहां पे एकदम फिक्स है। अब मूवमेंट क्या हो रहा है, अर्थ का हो रहा है। अब पश्चिम से लेके मैं ऐसे खड़ा हूं यहां दिखाने के लिए, लाइक यहां इस साइड में मेरा पश्चिम, इस मैं पश्चिम से लेके अगर इस तरफ जाऊंगा रोटेट करते हुए, रिवोल्यूशन भी हो रहा है मेरा, यहाँ रोटेट करते हुए ऐसे सामने आऊंगा, जब मेरा मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है तब मुझे सन दिखेगा कि अच्छा सूर्योदय हो गया। फिर ये सन यहाँ आ जाएगा, मैं घूमता रहूंगा, सन इस तरफ यहाँ जाएगा, तो ये हो गया मेरी तरफ, मुझे नहीं दिख रहा सन, तो उससे क्या हो जाएगा, सन क्या हो जाएगा आपका अस्त हो जाएगा। तो इस वजह से मूवमेंट आपका वेस्ट टू ईस्ट है, याद रख लो, वेस्ट टू ईस्ट है। याद क्या, आपको पता ही होगा, क्यों पता होगा, क्योंकि ईस्ट की तरफ से सन निकलता है। अब उससे क्या होगा, इस तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट से आपका सन निकलेगा और वो घूमते रहोगे, जितना घूमगे 24 घंटे के अंदर में ऐसे घूम रहे हो, 12 घंटे के बाद में या जब भी होगा, जिस लोकेशन पे है रिवोल्यूशन से डिसाइड होता है लेंथ, याद रखना। डे एंड नाइट हो रहे हैं रोटेशन की वजह से, और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, कौन सी पोजीशन पे ये अपने घूम रही है, यहां भी 24 घंटे में घूमेगी, यहां भी 24 घंटे में घूमेगी, यहां भी 24 घंटे में, उस साइड भी जैसे 24 घंटे में घूमेगी। तब कौन सी पोजीशन पे है उससे लेंथ डिसाइड होती है, याद रखना, ठीक है। अब बताते हैं कि इसमें वेस्ट टू ईस्ट की वजह से क्या होगा, सूर्योदय हमें पता चल गया कि पूर्व से निकल रहा है और अस्त हो रहा है। जो भी तारे हैं, जो भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, सन भी तो एक ये स्टार ही है ना, जितने भी स्टार कॉन्स्टेलेशन है वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, बिकॉज अर्थ खुद का मूवमेंट क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। द बल्ज ऑन द इक्वेटोरियल रीजन एंड द फ्लैटनेस ऑन द पोल इज कॉज्ड ड्यू टू दिस मोशन ऑफ द अर्थ। अब ये 24 घंटे में अंदर में अपना रोटेशन पूरा कर रही है, तो मान लो स्पीड तो अच्छी है इसकी। अब स्पीड की वजह से क्या होता है कि कोई भी सर्कल को आप स्पीड में घुमाओगे तो क्या होता है, जितना भी मैटर है वो एक तरीके से रोटेशन साथ रोटेट होता है। ऐसा नहीं है कि रोटेट, हम भी रोटेट हो रहे हैं साथ में। उसकी वजह से सेंटर पोजिशन पे जो सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगता है सेंटर से अवे लगता है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो सर्कल नहीं है अर्थ, उसकी वजह से
ये फ्लैट बीच वाले एरिया है, जो बीच वाला एरिया यहां पे बल्ज आ जाता है, बल्ज आ जाता है और ये पोल एरिया थोड़े फ्लैट हो जाते हैं। इसकी वजह से इलिप्टिकल ऑर्बिट बनता है। ठीक है, रोटेशन की वजह से हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है, इसलिए ये फिक्स हो गया कि हाँ इतना प्रेशर बनेगा, इतना बल्ज लगेगा। इस वजह से इक्वेटर वाले एरिया या बीच वाले एरिया से धीरे धीरे जाओगे तो यहाँ फ्लैट होता जाएगा, यहां जाओगे आप तो बीच वाले एरिया ज्यादा बल्ज हो गया, इसलिए इलिप्टिकल ऑर्बिट आपको मिल गया। ठीक है, डेली मोशन इज द मैक्सिमम ऑन इक्वेटर। अब देखोगे यहाँ पे देखो घूम रही है, अगर कोई आपने पत्थर बांध के ऐसे घुमाया होगा कभी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रॉपर्टी होती है, घूम रही है, तो ये बीच वाला जो बल्ज है यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होगा, स्पीड होगी। डेली मोशन सबसे ज्यादा कहां होगा, इक्वेटर के ऊपर में होगा। स्पीड कोई भी लाइक मैटर रखा हुआ है तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा स्पीड होगी उसकी। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं बता खुद ही सेल्फ अंडरस्टूड है ये तो, कि अगर इस वाले एरिया पे बल्ज है, टेंशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो उसकी वजह से यहाँ जब से ज्यादा स्पीड लगेगी, धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, और पोल पे तो जीरो हो जाएगी, बिकॉज पोल तो सेंटर है ना, उसके बार बार ही तो घूम रहा है। एक तरीके से हम देखें तो पोल के तो दोनों पोल है, सेंटर बन गए, उसके ऊपर ही तो एक्स के ऊपर घूम रहा है, तो वहां पे तो जीरो अपने आप हो ही जाना है। ठीक है, तो अब टिल्ट का भी देख लेते हैं। हमने देख लिया कि डे नाइट हो रहे हैं, 24 घंटे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, बल जा रहा है। क्यों ऐसे अर्थ की संरचना है जो इक्वेटोरियल हम मानते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है। अब क्या करते हैं, टिल्ट 23 सही 1/2 डिग्री जो अपने एक्स से टिल्ट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो आगे हम रिवोल्यूशन पढ़ेंगे उसके साथ में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। दो चीजें ध्यान रख लो, एक तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, एक तो डे एंड नाइट होना तो रोटेशन की वजह से, 23 डिग्री टिल्ट होने की वजह से ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, कि डे और नाइट नहीं तो क्या होगा, फिक्स होते 12 घंटे 12 घंटे हर जगह, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। अब होता क्या कि इस जगह पोजीशन और इस जगह पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टिल्टेड है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर यहां पे अगर डे की अगर हो सकता है विंटर के अंदर में अपने देखते हैं ना कि 8 आवर का डे हो गया और नाइट आपकी हो गई लाइक निकाल देता हूं मैं, नाइट आपकी हो जाएगी 16 आवर के अंदर में। ठीक है, नाइट। और यहां पे अगर गर्मियों के अंदर में इसका उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इस टिल्ट की वजह से हो जाता है कि अपने एक्स पे 23 डिग्री टिल्ट है। अब ये कैसे होता है अगले वाले में देखेंगे। ये दूसरा पोजीशन है इसका चेंज ऑफ सीजन भी चेंज होना, कि यहाँ के अंदर गर्मी होती है, यहाँ पे सर्दी होती है, विंटर होती है, यहाँ अपने सर्द ऋतु आ जाती है, ऑटम सीजन आ जाता है। वो कब कब आता है, मार्च के अंदर में आता है, सितंबर में आता है। उसके बाद में गर्मी आती है अपने जून में और दिसंबर के अंदर में। ये जो चेंज ऑफ सीजन है ये इसकी वजह यही है कि टिल्ट होना, तो इससे 1/2 डिग्री। अब किस वजह से होता है, देखो कैसे सीजन चेंज कैसे होता है, गर्मी सर्दी क्यों होगी, क्योंकि जो हमारे पास सन की रेज पहुंच रही है, सिंपल एक ही फिनोमेना देखना हमने कि सन की रेज हमारे पास कैसे पहुंच रही है। वो डायरेक्ट पहुंच रही है हमारे ऊपर में, तब तो हमें गर्मी लगेगी, जैसे दोपहर होती है। एक सुबह से शाम का ही देख लो, दोपहर में क्या होता है सीधा ऊपर पड़ता है अपने पास, ज्यादा हमारे पास रेज पहुंच पाती है। टेम्परेचर डिफरेंस ये सीजन तो और तो कुछ नहीं है। तो टेम्परेचर डिफरेंस किस वजह से होता है, सन तो हिलेगा नहीं, मैं कह रहा हूं कि सन तो ऊपर नीचे जाएगा नहीं, अर्थ का मूवमेंट ऐसा क्यों है जिससे हमें फिक्स पता चल जाता है कि सन ऊपर जाके 23 डिग्री तक जाएगा और इक्वेटर से नीचे 23 डिग्री तक ही जाएगा, उसके बाद में क्यों नहीं जाएगा, इस हम चीज को समझते हैं अभी। ठीक है, इसके लिए चलते हैं हम आगे। ये हिंदी में भी लिखा है, आपको पीपीटी मिल जाएगी, सेम चीज हिंदी के अंदर में लिखी हुई है, मैंने अच्छे हिंदी में समझाया वैसे तो आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे रिवोल्यूशन के ऊपर में, ये डिपेंड करता है रिवोल्यूशन। तो 23 डिग्री टिल्ट में हमने देखा कि क्या होता है, डे नाइट का ड्यूरेशन चेंज होता है, चेंज ऑफ सीजन होते हैं, और चेंज ऑफ सीजन के लिए रिवोल्यूशन होना भी बहुत जरूरी है। अगर फिक्स होता, अगर यहाँ पे होता तो उससे नहीं हो पाता, लेकिन रिवोल्यूशन तो होगा। ये बेसिक फिनोमेना इसलिए नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, तो 23 डिग्री का टिल्ट की वजह से हो रहा है। अब देखो रिवोल्यूशन क्या है, एक बेसिक फैक्ट बताते हैं इंपॉर्टेंट, 965 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग है, और स्पीड क्या है 29.6 किलोमीटर। ये देखो ये जो चल रही है ना, ये पूरा सर्कल कितना है 965 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की डिस्टेंस करनी पड़ती है इसको, किस लाइन स्पीड से 29.6 किलोमीटर पर सेकंड। कोई पूछेगा नहीं, बताने का तरीका है, इसीलिए तो 365 और 1/4 आपको डेज लगते हैं, 365 पूरे 1/4 दिन लगते हैं, तभी 1/4 4 दिन के बाद 1/4 ऐसे करके 4 साल के अंदर में आपका एक दिन बढ़ जाता है। बिकॉज जिस स्पीड है और जितनी डिस्टेंस है वो फिक्स है, स्पीड फिक्स है, अर्थ की कम ज्यादा होते ही तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर जगह ओशन हो सकते हैं, हर जगह खत्म, मतलब बिल्डिंग सब चीजें ध्वस्त हो जाएगी, हल्का सा माइन्यूट भी डिफरेंस आ जाए स्पीड के अंदर में। इस वजह से क्या होता है कि 29.6 किलोमीटर की जो है पर सेकंड स्पीड है और 965 मिलियन लॉन्ग है, ऑर्बिट भी यही रहेगा, तो इससे आता है हमारे दिन निकालते हैं, तो हम इतने 365 से 1/4 दिन निकलते हैं, और 1/4 दिन 4 सालों के बाद में एक लीप ईयर बना के हम 366 दिन इसको कर देते हैं कंबाइन। ठीक है, ये तो हो गया इसकी डिस्टेंस कितनी दूरी तय करती है। अब इसकी भी डायरेक्शन देख लो यहाँ पे, ये देखो वेस्ट टू ईस्ट है, रिवॉल्यूशन के बार करती है वेस्ट टू ईस्ट, खुद के सर्कल के बार भी वेस्ट टू ईस्ट करती है, ऐसे करती है। ठीक है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब होता क्या है कि वेस्ट टू ईस्ट करती है, सन के बार
अर्थ सिर्फ एक ही है नहीं है जो ग्रह जो आपने रोटेट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ग्रह करते हैं। तो होता क्या है, क्यों रोटेट कर रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल जो पुल लग रहा है उसकी वजह से तो कर रही है सन के बार बार, नहीं तो आप जरूरी थोड़ी इसी सर्कल के अंदर में ये बाइंडेड हो गए इसी जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही कर रही है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि डिस्टेंस है वो कम और ज्यादा होती रहती है। दो पोजीशन ऐसी आती है अपनी जहां पे डिस्टेंस कम होती है ओरिजिनल से, दो पोजीशन ऐसी आती है जहां मीन जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा हो जाती है। तो मीन डिस्टेंस जो मानी जाती है अर्थ और सन के बीच में वो 150 मिलियन किलोमीटर मानी जाती है, ठीक है। और जो दोनों पोजीशन के लिए अलग अलग नाम दिए गए, बिकॉज क्या है और भी ग्रह है उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है पृथ्वी के ऊपर में, उनकी वजह से क्या होता है कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बन गया बजाय कि सर्कल के, कि यहां पे ज्यादा लग रहा है यहां पे कम लग रहा है। अब उनका इफेक्ट कम होता है सन से जिनकी पोजीशन के हिसाब से, तो ये अर्थ थोड़ी दूर चली जाती है सन से, और जब इनके ऊपर में फोर्स ज्यादा लगता है तो ये सन के पास में आ जाते हैं। ये जब बैलेंस होता है अर्थ का जो ग्रेविटेशन, सन का ग्रेविटेशन और अलग जो ग्रह चल रहे हैं उनका भी ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस होता है, उसकी वजह से होता है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसके अंदर में दो फिनोमेना हो जाते हैं, फिर दो डिस्टेंस आ जाती है। तो मैं उनके नाम बता देता हूं। जब अर्थ की जो डिस्टेंस पास में होती है उसको बोलते हैं पेरीहेलियन पोजीशन, ठीक है। पेरीहेलियन डिस्टेंस बोलते हैं, ज्यादा फर्क नहीं आता है, माइन्यूट्स आता है लेकिन वो भी सिग्निफिकेंट होता है। पेरीहेलियन डिस्टेंस होती है 147 मिलियन किलोमीटर। और एपेलियन पोजीशन होता है जब सन से पृथ्वी थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा दूर है, उसको बोलेंगे 152 मिलियन किलोमीटर। और एवरेज निकालते हैं तो 150 माना जाता है, एवरेज डिस्टेंस पूछे तो, ठीक है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चेंज होने की वजह से डिस्टेंस चेंज होता है, और दोनों की मैंने आपको बता दिया। अब आता है चेंज ऑफ सीजन। इसी वजह से देखो रिवोल्यूशन की वजह से चेंज ऑफ सीजन हो रहे हैं। अब वापस इसी पॉइंट पे आते हैं कि ये डिस्टेंस कम है ज्यादा है, ये तो हम अलग फिनोमेना हो गया, उससे चेंज ऑफ सीजन नहीं हो रहे ना। उससे सीजन चेंज ऑफ सीजन कैसे हो रहे हैं? देखो 23 डिग्री पे, सिंपल सा 1 मिनट का काम है, समझ लेते हैं। 23 डिग्री पे टिल्ट है, देखो 23 डिग्री पे टिल्ट है, अगर सीधा होता तो ये वाला पोर्शन पूरा क्या होता है, हमेशा लाइट ले रहा होता। अब यहां पे आते हैं तो इधर वाला पोर्शन लाइट ले रहा होता, फिर ये वाला पोर्शन लाइट ले रहा होता और ये वाला नहीं ले रहा होता, और फिर आगे वाला पोर्शन ले रहा होता, पीछे वाला नहीं ले रहा होता। सिंपल सा फिनोमेना होता, डे एंड नाइट की लेंथ बराबर होती, 12-12 घंटे का होता, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं होती। अब बात क्या है कि ये टिल्टेड है, टिल्टेड है उससे क्या होता है, देखो यहां पे पृथ्वी की पोजीशन है, हमने देखा कि इक्वेटर की लाइन ये है, ठीक है, ये इक्वेटर की लाइन है, लेकिन इक्वेटर की लाइन के ऊपर में सन की रेज नहीं पड़ रही। हमने देखा सिर्फ टेंपरेचर फोकस करना है, गर्मी सर्दी किससे हो रहा है, सन की रेज आ रही है। अब सन फिक्स नहीं है, सन तो फिक्स है लेकिन अर्थ मूव कर रही है। अब मूव अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट में कैसे मूव कर रही है कि जब टिल्टेड है उसकी वजह से हमेशा इक्वेटर के ऊपर में सन की रेज नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे यहां पे आएंगे तो अपनी, मैं नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, सेम चीज जो वाइस वर्सा सदर्न हेमिस्फीयर में काम आएगी, ठीक है। क्योंकि हमें गर्मी है तो सदन में सर्दी होगी, हमारे सर्दी है तो सदन का अंदर में गर्मी होगी। कैसे, अभी देखते हैं। ये देखो टिल्टेड है तो हमेशा इक्वेटर के ऊपर नहीं पड़ेगी, अब सन की रेज हमारी पड़ेगी इस लाइन के ऊपर में, और ये वाली लाइन है थोड़ी ऊपर। तो मैक्सिमम जब गर्मी पड़ती है तो ये क्या होता है, 23.5 डिग्री है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि हिंदी के अंदर में, इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों सब चीजें ये समझा रहा हूं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर में जो सन 90 डिग्री ऊपर पड़ता है, एकदम ऊपर कर्क रेखा ऊपर, टिल्टेड की वजह से। देखो सीधी होती पृथ्वी, अगर ऐसा होता और अगर टिल्टेड नहीं होती तो सीधा हमेशा यहीं पे इक्वेटर पे पड़ती, यहां भी इक्वेटर पे, यहां भी इक्वेटर पे, यहां भी इक्वेटर पे, कोई टेंशन नहीं होती, सेम चीज रहता, ऐसे सीजन चेंज होते ही नहीं, फिक्स होता। अब हो क्या रहा है कि इक्वेटर है, हम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उनकी बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया के ऊपर में क्या है, इंडिया के अंदर में गर्मी पड़ती है, जब सन की पोजीशन क्या होती है, ये 23 डिग्री पे होता है, तो बिल्कुल अपने बिल्कुल पास में आ जाता है। तो सन जब समर, इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस, और विंटर वाले को बोलते हैं विंटर सोलिस्ट। क्यों बोलते हैं, इन दोनों को समझ लेते हैं फिर इक्विनॉक्स समझेंगे। समर सोलिस्ट में और विंटर सोलिस्ट दोनों पोजीशन पे ये सन की रेज है, एक में समर सोलिस्ट में तो पड़ेगी अपने कर्क रेखा के ऊपर में लंबवत, ठीक है, तब हमारे पास ज्यादा गर्मी होगी। अब पृथ्वी मूव करवाओ, पृथ्वी घूमते घूमते यहां पे आ गई, ठीक है, यहां पे सितंबर की बात हो रही है, सितंबर तक यहां पे आ गई। अब ये पृथ्वी तो मैंने बोला था इंक्लाइंड है 23 डिग्री पे, तो वही रहेगी, पृथ्वी चेंज नहीं करेगी अपना, तो इंक्लाइंड होकर पोजीशन भी चेंज आ गई। लेकिन पहले क्या पड़ रही थी, यहां पे पड़ रही थी 23 डिग्री पे, लेकिन अब यहां पे पड़ेगी क्या, नहीं, यहां नहीं पड़ेगी, क्यों, बिकॉज ये आ गया घूमते घूमते इसके बराबर आ गई। अब इस टिल्ट का इफेक्ट नहीं रहा, बिकॉज ये वाला पोर्शन सामने आ गया सन के, ये वाला पोर्शन सामने है, टिल्ट वाला नहीं है, टिल्ट वही रहेगा। टिल्ट वाला पोजीशन या तो समर में अपने सामने आएगा, इफेक्ट करेगा, या विंटर में इफेक्ट करेगा। अब हमारे क्या हो रहा है, सीजन चेंज कैसे हो गया, बिकॉज टिल्ट का इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए क्या सन की रेज यहां पे इक्वेटर पे पड़ेगी, बिकॉज टिल्ट की वजह से चेंज हो रहा था, वो तो सन तो फिक्स है। अब सन कहां पे आ गया, अपने अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो सन मूव कर गया इक्वेटर के ऊपर में। अब हम
थोड़ी सी सांस ले सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर में मूव कर गया तो सन की रेज होगी वो ऐसे तिरछी पड़ेगी अपने ऊपर में, तो अपने पास थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको हम बोल देते हैं, अभी मैं सब एक साथ ही करवा रहा हूं, इक्विनॉक्स वाला इसी पोजीशन पे, इसको बोल देते हैं हम ऑटम आ गया, शरद ऋतु आ गई, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का हिंदी अर्थ क्या है यही बता देता हूं, इसको बोलते हैं विषुव। विषुव, विश्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इक्वेटर को बोलते हैं विश्वत रेखा, विश्वत रेखा बोलते हैं इक्वेटर को। तो विश्व के ऊपर में 90 डिग्री का कोण बनाएगा सन, तो उसके बाद में इक्वेटर पे गर्मी होगी। देख लेना, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, इक्वेटर पे इस दौरान शरद ऋतु नहीं होगी, इक्वेटर पे होगी गर्मी। लेकिन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इंडिया रह रहा है उसके पास की बात कर रहे हैं, हमारे पास में या जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर एक साथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आएगी, यहां पे ऑटम आ जाएगा, हम बोल देंगे। ठीक है, ये होता है 23 सितंबर को। ये कब होता है? 23 सितंबर को। डेट आगे देख लेंगे, चलो छोड़ते हैं डेट को, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे अब ये टिल्ट अब वापस घूमते घूमते पृथ्वी क्या करेगी, 2 या 3 महीने बाद इस पोजीशन पे आ गई। इस पोजीशन पे आते ही देखो टिल्ट, पहले इस तरफ वाला टिल्ट वाला हिस्सा जिस तरफ टिल्टेड थे वो आगे था। अब इसकी वजह से जो इक्वेटर के नीचे वाला जो लाइन है 23 डिग्री तक, जितना ऊपर गए थे 23.5 डिग्री, ये सदर्न हेमिस्फीयर तक की लाइन है, वो देखो सामने आ गई। अब किसी गोले को ऐसे टिल्ट करोगे, एक तो चीज लाइक मैं बोतल नहीं, बोतल का ये वाला हिस्सा देख लो, अगर ये वाला हिस्सा है बोतल का, अगर पहले तो था इस तरफ टिल्टेड तो ऊपर वाला हिस्सा सामने आएगा। अब ये इधर आ गया और ये इस तरफ ही टिल्टेड रहेगा, टिल्ट तो चेंज नहीं होगा, तो ये नीचे वाला पोर्शन सामने आएगा। ठीक है, बोतल ले ली तो पानी पी लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर का नीचे वाला हिस्सा जो है 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर तक मैक्सिमम यहां पे घूम के आएगा ना, उसके बाद ये वापस ऊपर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ये टिल्ट फिक्स है इसलिए 23.5 डिग्री, इसलिए सन ऊपर सदर्न यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 तक ही जाएगा ऊपर इक्वेटर से, और नीचे भी 23.5 तक ही जाएगा। ठीक है, अब सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसको बोलते हैं। आगे लैटिट्यूड में और अच्छे से कराएंगे इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कॉर्न। और हिंदी के अंदर में क्या लिखते हैं इसको? इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा बोलते हैं इसको, बहुत घूम रहा है। ठीक है, मकर रेखा बोलते हैं यहां पे। अब क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, एकदम गर्मी जो 23 डिग्री के आसपास है वहां पे पूरी गर्मी हो जाएगी, और साउथ पोल तक भी, साउथ पोल भी अपने आ जाएगा यहां पे दिन। ठीक है, साउथ पोल में हो जाएगा दिन, और यहां पे अपने क्या हो जाएगा, अपने क्या दूर तिरछी मिलेगी अपने को बहुत कम, बिकॉज इक्वेटर पे थे, वहां पे शरद थी, तो वहां पे तो वो एक बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अपने पास रेज आएगी, सन की रेज आएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अंदर में अपने पास हो जाएगी सर्दी, विंटर सीजन आ गई। इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्ट। तो विंटर सोलिस्ट हो से समर सोलिस्ट हो, इसके अंदर में हमें क्या ध्यान रखना है कि 23.5 डिग्री पे हमें सूर्य की किरणें मिल रही है, सूर्य सन की रेज मिल रही है। अब वापस जब टिल्ट का इफेक्ट वापस घूम के आती है इस पोजीशन पे, तो टिल्ट का इफेक्ट खत्म हो जाता है, बिकॉज टिल्ट इस तरफ है, इस तरीके से टिल्ट है। अब इस तरफ से देखो, इस तरफ से देखो, टिल्ट फर्क नहीं पड़ेगा, सामने और पीछे से देखोगे तब फर्क पड़ेगा। यहां पे आते ही सन की रेज वापस सन कहां शिफ्ट कर जाएगा, अपना सन शिफ्ट हो गया इक्वेटर के ऊपर में, इक्वेटर के ऊपर शिफ्ट हो गया। सेम चीज हमें मार्च के अंदर में धीरे धीरे थोड़ी गर्मी वापस अपने पास सन आया है, थोड़ी गर्मी आई है, तो उससे हमें वापस ये इक्विनॉक्स की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, इसको ऑटम इक्विनॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, आगे इसका नाम भी देख लेंगे कि एक मार्च के अंदर में हम बोलते हैं ना मकर संक्रांति बनाते हैं, क्योंकि हमें सन आना शुरू हो गया, हम इस चीज की खुशी है कि ठीक है सन से ही लाइफ होती है, इसलिए बोलते हैं कि हम बीच में यहाँ इक्वेटर पे होने की वजह से हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होने जाएगी। तो ये जो सीजन है देखो किसकी वजह से मिल रहे हैं, सीजन होते क्या, अगर 23 डिग्री टिल्ट नहीं होता तो सीजन होते नहीं होते, एक रिवोल्यूशन होता सीजन होते नहीं होते। अगर यहीं पे है तो सीजन कहाँ है, यहाँ पे तो एक फिक्स रहता कि हमेशा शरद ऋतु ही रहती, गर्मी सर्दी नहीं हो पाती। तो दो चीजें हैं, 23.5 डिग्री का टिल्ट है पृथ्वी का और रिवोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा चेंज ऑफ सीजन आर पॉसिबल है बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, इसी वजह से चेंज ऑफ सीजन होंगे। दो चीज इंपॉर्टेंट हो रहा है टिल्ट की वजह से कि ये देखो नॉर्थ पोल यहां पे भी है। ठीक है, दो पोजीशन होगी नॉर्थ पोल की, बिकॉज टिल्टेड है तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को क्या 6 महीने दिन और 6 महीने रात मिलती है, क्योंकि एक साइड टिल्टेड है, यहां टिल्टेड है, यहां टिल्टेड है, तो दो जगह मिल जाएगा। लेकिन यहां देखो ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया और यहां भी सन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ पोल के दो जगह सर्दी होगी और यहां पे ये दिन हो गए। ठीक है, और ये चीज सेम चीज साउथ पोल के ऊपर में लागू होती है। तो इसकी वजह भी क्या है, ये 23.5 डिग्री का टिल्ट होना है। तो हमने देख लिया कैसे रिवॉल्व करती है, किस तरह टिल्ट है, उससे क्या इफेक्ट हो रहे हैं, सब चीजें हमने एक साथ देख ली। इनको थोड़ा सा मैं पढ़ के हुए और बता देता हूं। ठीक है, Periodic position, the Earth completes its journey comparatively much faster around the sun. That's why small autumn season. यहाँ जब पास में होते हैं ना, तब ये क्या करते हैं कि इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये वाली पोजीशन है, ये जल्दी जल्दी ये चीज कवर की जाती है यहाँ पे, और यहाँ दूर होते हैं तो धीरे धीरे आते हैं, और यहाँ फिर वापस ये जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, और यहाँ से फिर आने में यहाँ टाइम लगती है। तो ये डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, ये जो अपना जो
हमने ऑटम सीजन होता है ना, वो चाहिए ये वाला हो चाहिए ये वाला, ये थोड़ा सा स्मॉल मानते हैं, स्मॉल होता है और डिस्टेंस की वजह से। और ये सोलिस्ट पोजीशन होता है ना, इक्विनॉक्स पोजीशन थोड़ी स्मॉल होती है, सोलिस्ट जैसे समर सोलिस्ट हो विंटर सोलिस्ट हो, ये अपना इसकी लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, चेंज ऑफ सीजन आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन बता दिया हमने, ड्यू टू द चेंज इन मोशन एंड पोजीशन ऑफ द अर्थ देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन। बता दिया कि सिर्फ सोलर रेडिएशन पे फोकस करना है और किसी चीज पे नहीं है, और सन चेंज नहीं होता है। ये अर्थ के टिल्टेशन की वजह से पोजीशन ऊपर नीचे होती है, जिसको हम सबसे ऊपर वाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बोल देते हैं 23.5 डिग्री को कर्क रेखा हिंदी के अंदर में, और वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली को सदर्न हेमिस्फीयर में जाता है 23.5 डिग्री तक, वहां पे बोल देते हैं इसको मकर रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये सारा चीज समझ में आ गई, इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो आपको पता चल गया रिवॉल्व कैसे करती है, रोटेट कैसे करती है, परिक्रमण ये हिंदी के अंदर में लिखा हुआ, आप प्लीज देख लीजिएगा इसको। ठीक है, बस हिंदी के अंदर में इतना ध्यान रखना कि जो पेरियोलियन पास वाली पोजीशन है उसको उपसोर बोलते हैं, और जो दूर वाली पोजीशन है उसको अपसोर बोलते हैं, अपसोर। ठीक है, ये दो वर्ड है जो हमेशा आपके कहीं भी काम आ सकते हैं। और बाकी हमने अर्थ को पूरी तरीके से रोटेशन देख लिया, इसका देख लिया। सोलिस्ट में बता चुका हूं कि डेट देखनी है, समर सोलिस्ट सबसे ज्यादा 21 जून को होता है, 21 जून को प्रॉपर 23.5 डिग्री के ऊपर में अपना 90 डिग्री होता है। ठीक है, द सनशाइन वर्टिकली ऑन 21 जून को। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में, तब तो हमारे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। 22 दिसंबर को हम बनाते हैं विंटर सोलिस्ट, 22 दिसंबर डेट याद कर लो। ठीक है, तब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के ऊपर 90 डिग्री। ठीक है, दो चीज होगी सोलिस्ट के ऊपर में, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। संक्रांति जिसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं, इसको शीतकालीन संक्रांति बोलते हैं। इक्विनॉक्स यानी विश्व यानी क्या होगा, 21 मार्च डेट याद करनी है तो ये फिक्स कर लो, 21 मार्च को होता है। 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को इक्वेटर के ऊपर में, इक्वेटर के ऊपर में 90 डिग्री। ठीक है, सेम चीज 23 सितंबर तब इसको क्या बोलते, इक्वेटर के ऊपर में सन 90 डिग्री। तो इन दोनों पोजीशन को इक्विनॉक्स बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ पे इक्विनॉक्स पोजीशन डे नाइट ऑन अर्थ आर इक्वल ड्यूरेशन। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डे भी नाइट क्या होगा 12 आवर के होंगे। तो बिल्कुल टिल्ट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना 12 आवर। और पहले क्या बोला था, डे एंड नाइट की ड्यूरेशन किसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, टिल्ट की वजह से। यहाँ टिल्ट है, अपन से दूर है, तो विंटर ज्यादा लंबी होगी और ये डे कम होगा। और समर के अंदर में डे की डिस्टेंस मतलब जो ड्यूरेशन है ज्यादा होगी और नाइट की कम होगी। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बता चुका हूं मैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं हिंदी के अंदर में, इसको देख लो। विश्व बोलते हैं क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर में इक्वेटर है, उसके ऊपर में 90 डिग्री होता है, चाहे वो सितंबर में हो चाहे वो मार्च के अंदर में हो। ठीक है, अब आते हैं हम, 2 पॉइंट हैं, जल्दी से हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वैसे कुछ होता नहीं है, न कोई पूछता है, कुछ एक बेसिक बातें वो बता देता हूं 10 मिनट के अंदर अंदर में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, डेटलाइन देख लेते हैं, डेटलाइन क्या होती है। ठीक है, हमें ये मैं देख रहा हूं, टाइम देख रहा हूं यहाँ पे 3:35 मतलब 3:25 बता रहे, कैसे बता रहा है 3:25। ठीक है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी लाइंस क्यों है, क्योंकि किसी भी पृथ्वी के ऊपर देखो सर्कल है, इसके ऊपर कैसे लोकेट करोगे आप, जगह नहीं बता सकते फिक्स जब तक आपके पास कोई लाइंस नहीं हो। ये बेसिक मैथ है। तो मैथ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी हुई है कि इस पोजीशन को हमने पहले तो क्या किया, पृथ्वी के ऊपर और नीचे वाले को पूरा डिवाइड किया, उसको क्या बोल दिया हमने, इक्वेटर। ठीक है, विषुवत रेखा। तो इक्वेटर ये है 0 डिग्री लाइन है जो अपना इक्वेटर है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक बता देता हूं। अब इमेजिनरी लाइन कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट है, जस्ट 1 डिग्री ऊपर, 2 डिग्री ऊपर, 3 डिग्री ऊपर, ऐसे इक्वेटर। अब ये पर ये सर्कल में होगी, याद रखना। अब क्या होगा, ये होगा क्या, सर्कल में होगी। तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड कितनी रखोगे, ऐसे तो पृथ्वी के ऊपर कितनी लाइन रखोगे, तो हमने बोला कि हमने 2 इक्वेटर बनाए, ऐसे सर्कल बनाते रहेंगे, हर 1 डिग्री पे एक सर्कल बनाया। ठीक है, अब यहां से लेके 0 से लेके 90 डिग्री तक हमने क्या किया, सर्कल बन गए पूरे पूरे। अब इन 2 सर्कल के बीच की डिस्टेंस है ना, वो देख लेना, इक्वेटर पे 111 किलोमीटर की मानेंगे। देखो डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर विच इज इंक्रीज्ड एट द पोल ड्यू टू द फ्लैटनेस। यहां पे 111 किलोमीटर है। ठीक है, 1 डिग्री यानी 2 लैटिट्यूड के बीच के 1 डिग्री की डिस्टेंस ये है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। ये क्वेश्चन बन सकता है कभी कि जब पोल की तरफ जाते हैं ना, तब ये जो लाइंस है ना पोल की तरफ जाएंगे, तो ये जो इमेजिनरी लाइंस है उनके 1 डिग्री की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। कैसे बढ़ती चली जाती है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, सेंटर से आप देखोगे, यहां पे डालोगे कि 45 डिग्री है, मान लो यहां पे कैलकुलेट करनी है, तो ये वाली जो कर्वेचर है ना, ये जो यहां पे ऐसे सर्कल बनाएगा, तो इसको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये यहां पे कितना फ्लैट है और कितना सर्कल है, सर्कुलर है, उसके ऊपर देखा जाएगा। जैसे जैसे आप यहां नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल की तरफ, दोनों की तरफ जाओगे ना, तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इन 1 डिग्री के बीच में, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। देखो यहां वाली पोजीशन पे देखो बढ़ जाएगा, बिकॉज ये फ्लैट है। यहां पे जाते जाते आपकी फ्लैटनेस बढ़ती चली जाती है, और यहां पे क्या है, बल्ज है। वो सेम है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, गोला तो है, सर्कल तो है नहीं है। उसकी वजह से क्या करेंगे कि यहां इनके बीच की दूरी है ना 111 किलोमीटर मानते हैं, शुरू करते हैं 11 किलोमीटर सॉरी, और यहां तक जाते जाते ये दूरी बढ़ती चली जाती है। जैसे डिस्टेंस को आपको इसमें दिख ही रहा होगा, ये बेसिक फैक्ट है, याद कर लेना। ठीक है, भी 111 से शुरू होती है, ऊपर बढ़ती जाती है। अब बात आती है, ये तो ये सेम चीज नीचे होगा, इसको बोल देंगे नॉर्दर्न, तो यहां पे लगा देंगे, मैं बोला था ना अभी 23.5 डिग्री
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो एन लगा दिया। 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, तो इसको लगा दिया। तो नीचे 23.5 डिग्री वाली लाइन है, ये हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो जाएगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, बहुत सारी लाइन है इसके बाद में अलग अलग इंपॉर्टेंट है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन बेसिकली दो चीज लाइन को मानते हैं, बीच में इक्वेटर है, बिकॉज इसलिए मानते हैं बिकॉज सन इनके बीच में ही ऊपर नीचे होता है, किसकी वजह से, अर्थ की रोटेशन रिवोल्यूशन की वजह से, जो टिल्ट की वजह से इनके बीच में ही रहता है। और यहाँ तक सन होता है तो यहाँ तक लाइट आ जाती है, यहाँ तक सन होता है तो यहाँ तक लाइट आ जाती है। सन यहाँ है तो यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं आएगी, तो बिल्कुल आपको सर्दी पड़ेगी। तो बेसिकली इसलिए इसको इंपॉर्टेंट एरिया मानते हैं, इसके अलावा कोई लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया। द लाइन, अब मान एक आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, अब ये तो लेटीट्यूड है, अब लॉन्गिट्यूड में सेम चीज है। लॉन्गिट्यूड के अंदर में ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल है आपका और नीचे वाला साउथ पोल है जो ये, इसके बीच में एक लाइन, इमेजिनरी लाइन सेम खींची गई है। अब यहां से पोजीशन यहां की बतानी है तो कैसे बताओगे, सिंपल, एक लाइन पे है ये तो ठीक है, इक्वेटर पे, इस वाली लेटीट्यूड पे तो है, ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूड पे बताना है ना, इस वाले लेटीट्यूड पे यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बंदा कहीं भी खड़ा हो सकता है ना, कोई भी किसी को लोकेट करना है तो, इसलिए हमें चाहिए वाई एक्सेस। देखा ना, दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, दोनों को लोकेशन पता हो तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है। एक्स एक्स क्या हो गया आपका, ये हो गए लेटीट्यूड, इमेजिनरी लाइन। सेम चीज लॉन्गिट्यूड हो गई आपकी, ठीक है, लॉन्गिट्यूड ऐसे हो गया नॉर्थ से साउथ पोल तक, ये जो ऐसे आ रहे हैं ये भी ऐसे सर्कुलर ही आएंगे, ठीक है, ऐसे कितनी भी लाइन खींच लो। तो इसके लिए इसको एक जगह पोजीशन बना दी हमने, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री से लेके ग्रीनविच टू 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। अब हम बोलते हैं ईस्ट में है इंडिया, 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। कैसे कि लाइन दैट रन फ्रॉम, अब यहाँ पे 0 डिग्री बनाया था ना इक्वेटर को, देखो यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर को बनाया था, ऊपर नीचे कर दिया था डिवाइड, उसको कैसे करेगा 0 डिग्री, वहां भी तो एक बेसिक लाइन चाहिए जिसके बता सकें कि इधर वेस्ट है, उसको ऐसे डिवाइड कर दिया, बीच में एक 0 डिग्री फिक्स कर दी, इधर वाला ऐसा वेस्ट बना दिया, इधर वाला ऐसा ईस्ट बना दिया। ठीक है, इधर वेस्ट से 0 1 2 3 4 180 डिग्री पहुंचेंगे, इधर ईस्ट से 0 1 2 4 180 डिग्री पहुंचेंगे, ये 180 डिग्री पे दोनों मिल जाएगी। तो 180 डिग्री ईस्ट लाइन और 180 डिग्री वेस्ट लाइन सेम होती है। ठीक है, अब देखो क्या है, लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ नियर लंदन इज कॉल्ड ग्रीनविच, और प्राइम मेरिडियन बोलते हैं विच इज इंडिकेटर 0 डिग्री। जो लंदन से अफिक्स सबसे पहले डिस्कवरी कैम्बल दो, कुछ भी बोल दो, उनकी की हुई थी, तो उन्होंने बोला कि 0 डिग्री से जो लंदन से गुजरती है उसको ग्रीनविच बोलोगे आप, उसका नाम क्या होगा देखा होगा, अगर प्राइम मेरिडियन बोलेंगे उसको 0 डिग्री बोलेंगे। अब हम लंदन से हम 82.5 डिग्री ईस्ट लोकेशन पे है, तो इंडिया का जो हमने जो टाइम जोन के हिसाब से लाइन खींची है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट में देखेंगे इस तरफ है या उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे उस तरफ है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट है तो लंदन के रिस्पेक्ट से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री कहां से निकल रही है, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, लंदन से निकल रही है। अब देख लो यहाँ पे डिफरेंस, वो सेम डिस्टेंस देखो, डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड आर इक्वेटर एट द इक्वेटर पर 111 किलोमीटर है, डिफरेंस 30 डिग्री इक्वेटर ऊपर जाके देखोगे। अब देखो इनके बीच में तो है ना, ये हो गए और ये हो गई, इनके बीच में डिफरेंस तो है, तो ये इक्वेटर, इस लाइन इक्वेटर वाली लाइन पे हम कैलकुलेट करेंगे ना, तब तो इसने दे दिया कि यहां भी देखो 111 किलोमीटर है, दो इक्वेटर पे तो दोनों का, इसका भी 111 किलोमीटर, इसका भी डिस्टेंस 111 किलोमीटर। लेकिन जैसे इक्वेटर से ऐसे दूर दूर मूव करते जाएंगे ना, ऐसे मूव करते गए, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ऐसे ऊपर जाएंगे इक्वेटर से, इस वाली पोजीशन पे देखेंगे, इनके बीच में यहां डिस्टेंस देखेंगे, यहां डिस्टेंस है, बिकॉज पोल पे मर्ज हो रही है। सिंपल तो समझ आ जाना चाहिए, ये चीज की लॉन्गिट्यूड है वो यहां से पोल पे मर्ज हो रहे हैं, तो इससे डिस्टेंस नॉर्थ में जाओ साउथ में जाओ हमेशा कम होती जाएगी, पोल पे जाके सब एक सेंटर पे मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो इसलिए मिल रहे हैं, तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन है कि यहां पे डिस्टेंस 111 है, ऊपर जाओगे तो इनकी डिस्टेंस ऐसे कम होती जाएगी, ये देखो यहां पे मिल गए। तो ठीक है, तो डिफरेंस ये 111 किलोमीटर से शुरू किया डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस की पोल पे जाके खत्म हो रही है, और यहाँ लेटीट्यूड की है वो डिस्टेंस जब ऊपर से नॉर्थ पोल के जाते हैं वो बढ़ती चली जाती है। दो फैक्ट है, याद कर लो। अब आपको पता होना चाहिए कि लंदन से हम कितने, कौन सी पोजीशन कितने डिग्री वेस्ट ईस्ट में, उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया जाता है कि इसको इतने पोजीशन। अब प्रिसाइज लोकेशन कैसे काउंट करोगे, प्रिसाइज लोकेशन एक पॉइंट और है जो मैं बता देता हूं कि प्रिसाइज लोकेशन कैसे काम किया जाएगा। प्रिसाइज लोकेशन हमें बता दे कि ये हमें बोल दिया कि 88 डिग्री, मान लो ये है कि 0 डिग्री पे ही है, कोई 0 डिग्री पे 11 डिग्री ईस्ट के ऊपर में है 11 डिग्री, तो ये प्रिसाइज लोकेशन बनाने के लिए इसको भी डिवाइड किया गया। जैसे होता ना कि दिन को डिवाइड कर दिया, एक दिन है, एक दिन प्रिसाइज नहीं होता, फिर बोलते हैं कि नहीं 12 घंटे 56 मिनट है, वो भी प्रिसाइज नहीं, फिर हम बोलते हैं 12 घंटे 56 मिनट 55 सेकंड है, तब जाके हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता चलती है, बिकॉज उस 4 सेकंड में बहुत कुछ हो जाता है। वो सेम चीज है कि यहाँ भी लोकेशन एग्जैक्ट बताने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहले को बोलते हैं हम डिग्री, लाइक हमने बोल दिया 80 डिग्री, फिर उसको बोलते हैं अगले वाले को मिनट्स, यानी कि 61 डिग्री के अंदर में 60 मिनट्स माना जाता है। फिर हम बोलते हैं सेकंड, जिसको बोलते हैं हम ऐसे डिनोट किया जाता है, एक हाइफन एक डबल हाइफन। इसके बाद में 80 डिग्री 60 मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट एक मिनट के अंदर में 60 सेकंड्स। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, डिग्री, फिर बोलते हैं मिनट्स और फिर बोलते हैं सेकंड्स। ठीक है, मिनट सेकंड सेम रहेंगे अपने, वहां आवर बोल देते हैं या डिग्री मिनट सेकंड बोल देते हैं। अब तीसरे इंपॉर्टेंट एक लाइन और है जो कई बार पूछ लेते हैं, ग्रेट सर्कल किसको बोलते हैं। ग्रेट सर्कल आर दोज सर्कल विच डिवाइड द अर्थ इनटू इक्वल डिवीजन।
ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हम सोच लेते हैं, हमारा दिमाग क्या सोचता है कि ये हमने माना, इक्वेटर माना, ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है और कोई नहीं कर रहा भाई, लेकिन ये सेंटर से है, वो तो कैसे, इसके 1 डिग्री नीचे ले लो और 1 डिग्री ऊपर ले लो, फिर भी ये सर्कल लाइन ही रहेगी ना। फिर 2 डिग्री नीचे ले लो और ये ऊपर ले लो, ये भी तो पृथ्वी को बराबर ही मान रहा है। 3 डिग्री पे इधर ले लो, 3 डिग्री वहां ऊपर कर दो, ऐसे करके यहां तक घूमते आएंगे तो कितने डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री, और एक इक्वेटर 0 डिग्री मान ही रहे हैं, 0 भी इंक्लूड करना है तो कितने हो गए, 181 ऐसे सर्कल है, ग्रेट सर्कल। कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे किसी को मजे करने हो तो ग्रेट सर्कल बोलते हैं कि सर्कल जो अर्थ को 2 भागों में बराबर डिवाइड करते हैं। कितने सर्कल बना सकते हो आप, 181 सर्कल बना सकते हो, ठीक है, पृथ्वी पर जो बराबर करेंगे, इक्वेटर के तहत इसको बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है। ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर में कि हमारा टाइम, जो टाइम जा रहा है ना, वो टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमें है नहीं, लेकिन किसी एग्जाम में काम आ जाए, जब कर ही रहे हैं, ये चीज कर देते हैं। 2 टाइम होते हैं, एक तो होता है अपना लोकल टाइम, जो होता है सन के आधार पे, कि असम के अंदर में सूर्योदय हो गया 5 बजे लोकल टाइम है उनका, ठीक है भाई 5 बज गए, वो बोल देंगे सूर्योदय हो गया। यहाँ पे लेट 8 बजे हम बोल देंगे सूर्योदय हो गया, ये तो लोकल टाइम हो गया। लेकिन अब सूर्योदय हुए उनको तो 3 घंटे हो गए मान लो, तो ऐसे काम तो चलेगा नहीं। तो इसलिए लोकल टाइम, तो जो लोकल भाषा होती है, इसे तो लोकल टाइम तो होता है अपने रीजन का टाइम, ठीक है। जैसे सूर्य के आधार पे हमने देख लिया कि ये टाइम हमारा लोकल टाइम हो गया, ठीक है। अब बात आता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्यों डिसाइड करते हैं कि पूरी कंट्री को या पूरी रीजन को, या जो भी जहां पे एक टाइम फिक्स है, वहां पे काम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। ये फॉर स्टैंडर्ड टाइम द नेशन है ना, longitude is considered किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंग्लैंड इज 0 विच क्रॉसेस ग्रीनविच। ग्रीनविच क्रॉस करता है, तो इंग्लैंड ने तो 0 डिग्री रखा हुआ है, जहीं से प्राइम मेरिडियन है। हम उससे कितना ईस्ट या वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना, हर एक नेशन अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपना एक टाइम डिसाइड करता है। तो कभी भी क्रिकेट मैच देखा होगा तो आपने देखा होगा इंटरनेशनल टाइम जोन होता है एक, तो वो तो होता है इसके बिहाफ पे, और एक होता है अपना खुद का इंडिया का टाइम जोन होता है, इंडियन टाइम जोन। तो क्रिकेट मैच होता है ना, कई बार यूए में होता है 7 बजे शुरू हो गया, अपना बहुत लेट शुरू हो रहा है, रात हो गई, तो वो डिफरेंस इसीलिए होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन टाइम, ये स्टैंडर्ड टाइम है। टाइम का कैलकुलेशन कैसे है वो हम यहां से डिसाइड करेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन से, ठीक है। अब हुआ क्या है कि टाइम के कैलकुलेटर, सूर्य कैसे, वो सेम जहां पहले स्लाइड से वहीं चलते हैं वापस। पृथ्वी मूव कैसे कर रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। सूर्योदय कहां कैसे हो रहा है, पूर्व की तरफ। जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाओगे आपका तो पता, आपको लगेगा अरे वाह, ये तो हम 6 बजे यहाँ पे होता है, लेकिन 5 बजे हो गया। वहां पे आगे जाओगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जाओगे, वहां 4 बजे सूर्योदय हो गया। तो आपको टाइम मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, किस तरफ जा रहे हैं, तो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको टाइम में बढ़ोतरी, आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम मिल रहा है। वेस्ट की तरफ जैसे जैसे जाओगे, सूर्योदय लेट होगा तो आपका टाइम कम मिल रहा है, लेस टाइम, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम मिल रहा है। तो हुआ क्या था कि एक बारी वर्ल्ड टूर पे निकले थे कोई साइंटिस्ट, इनका नाम याद नहीं, वो साइंटिस्ट जब वर्ल्ड टूर करके आए तो उनके पूरे दिन में उन्होंने कैलकुलेट किया, उनके दिन में एक दिन कम हो गया। तब उनको डाउट है कि घड़ी के हिसाब से तो मेरा एक दिन कम आ रहा है, क्या काउंटिंग गलत है। लेकिन बाद में जब डिसाइड किया गया, लेकिन काउंटिंग गलत नहीं है, जब हम मूव करते हैं एक पोजीशन से ईस्ट या वेस्ट की तरफ में, तो ये टाइम का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, टाइम का इफेक्ट पड़ता है। और टाइम की कैलकुलेशन वाला भी कर सकते थे, लेकिन आज नहीं करेंगे बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। बेसिक बताने के लिए आपको कि टाइम ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम घटेगा। देखो इंटरनेशनल, इसलिए उन्होंने क्या किया, डिसाइड करी सबने मिलकर कि इंटरनेशनल डेटलाइन बनाते हैं। डेटलाइन कहां मिलेगी, 0 डिग्री जहां से शुरू किया वही 180 डिग्री वेस्ट पे, और 0 डिग्री ईस्ट से शुरू करोगे तो 180 डिग्री ईस्ट पे, वो दोनों सेम ही लाइन है। तो उस 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है ना, उसको हम एक डेटलाइन मान लेंगे, ठीक है, डेटलाइन मान लेंगे। तो उसके आधार पे उन्होंने डेटलाइन मान ली, जो यहां पे देखो बेरिंग सी, और ये जिगजैग है। अब ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल डेटलाइन है वो सीधी क्यों नहीं है। सीधी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स है जिनके बीच में से होके जाती है, जो एक ही कंट्री के। अब मान लो आइलैंड्स है, उनके कोई आइलैंड्स है वेस्ट में अवेलेबल होंगे, कोई होंगे ईस्ट में होंगे, तो उनके बीच में दिन का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इधर मंडे लिखा हुआ है, इधर संडे लिखा हुआ है, तो एक के हिसाब से तो वो हो जाएगा मंडे, एक के हिसाब से संडे। तो कुछ तो ऑफिस में छुट्टी मारेंगे, सेम आइलैंड वाले कुछ बोलेंगे हमें मंडे काम पे जाना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए सब आइलैंड को बचाने के लिए इसको जिगजैग किया गया है, ठीक है। अब यहाँ मंडे यहाँ संडे क्यों है, देखो ईस्ट वाले मैंने बोला ना, ईस्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो धीरे धीरे आपका एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री पे होता है आपका 1 आवर। 15 डिग्री जब कैलकुलेशन कहीं आ भी जाए, चलो लिख देता हूं, 15 डिग्री के अंदर में आपका 1 आवर बढ़ जाता है जब आप पूर्व की तरफ चलते हो। जो क्योंकि पूर्व में जल्दी सूरज उगेगा ना, तो आप भागे भागे के 15 डिग्री कर लिया, आपका 1 घंटा ज्यादा मिल गया, ठीक है। 15 डिग्री के हिसाब से आपको मिल गया 1 आवर। उसके हिसाब से जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि इस तरीके से ये टाइम बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो ये
इस डेट लाइन के इस तरफ वाले ईस्ट वाले से जब जाओगे ना तो आपको यहाँ पे मंडे और यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करती है, आपको एक दिन कम करना है क्योंकि आप पश्चिम में जा रहे हो। तो 180 डिग्री अगर आपने क्रॉस कर लिया, यहां तक क्रॉस करते रहो, टाइम कम होता जाएगा। जैसे 180 डिग्री क्रॉस कर गए तो आपको यहाँ पे मिलेगा वेस्ट की तरफ संडे। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कैलकुलेशन बहुत कम जगह आती है, लेकिन अगर आएगी तो एक दो मैं कल क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपको कैलकुलेशन करवा दूंगा, अच्छे से पता चल जाएगा। अभी सिर्फ ये समझ लो कि ईस्ट की तरफ आते हैं तो टाइम बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे 165 डिग्री ईस्ट, 150 डिग्री ईस्ट इस तरफ आओगे तो आपको मिलेगा मंडे, ठीक है। अगर यहीं अगर कोई सेलर है यहां से जा रहा है और इस डेट लाइन को क्रॉस कर लिया मंडे को और आगे गया, तो आगे वाले दिन जैसे ही क्रॉस किया उसके बाद में आगे भी इसको, यहां अगर ट्यूसडे एक दिन लग गया उसको, ठीक है, क्रॉस करने में, तो आगे भी उसको मंडे मिलेगा। या संडे क्रॉस किया तो आगे उसको वापस संडे मिलेगा, सेम टाइम रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए पूर्व वाले इधर, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो इंडिया की तरफ यहाँ पे आओगे तो एक दिन ज्यादा मिलेगा, और इधर वाले दिन अगर वेस्ट में संडे है तो इधर ईस्ट वाले एरिया में मंडे होगा। तो इसका एक कैलकुलेशन भी हम बाद में कर लेंगे, कल एक अच्छा सा क्वेश्चन वो लेके आऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि हो सकता है आपके कभी आ जाए तो काम आ जाए। लेकिन आप समझ गए जिगजैग लाइन क्यों इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट पे क्यों है, फिक्स करने के लिए। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ए डे विल बी डिडक्टेड, ठीक है। मैंने बोला ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो एक दिन कम कर लिया जाएगा ताकि सब जगह एक टाइम के अंदर में हार्मनी बनी रहे, ठीक है। एंड वी आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो एक दिन ऐड कर दिया जाएगा। इफ इट्स मंडे फॉर ए प्लेस विच इज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के अगर वेस्ट में अगर उस तरफ है, लाइक अलास्का है या यूएस से है, इधर आएगा मान लो, अगर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इट विल बी संडे होगा फॉर प्लेस के लिए, और ईस्ट में लाइक फॉर ईस्ट लाइक अमेरिका, ठीक है। समझ गए आप कि इस तरफ वाले हिस्से के अंदर में, इंडिया वाले हिस्से के अंदर में, ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से के अंदर में मंडे हो जाएगा, वेस्ट वाले के अंदर में संडे होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कुछ है, ठीक है। हाँ, आगे कुछ नहीं है, ये करेंगे। इसका एक न्यूमेरिकल ले आएंगे। तो हमने देख लिया कि रोटेशन कैसे होता है, रिवोल्यूशन कैसे होता है, बेसिक आपकी जो टाइम जोन्स, कैसे टाइम जोन्स करेंगे कल। टाइम जोन्स लेके आऊंगा मैं कि अलग अलग अगर डेडलाइन के हिसाब से अगर एक कंट्री बड़ी है, जैसे इंडिया के बारे में बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और यहाँ पे बहुत लेट होता है, तो वो उनको वेट करना पड़ता है ऑफिस खोलने के लिए, दोपहर हो जाती है उनके, तो उनका जल्दी शुरू कर दो या टाइम जोन बना दो, जो भी है। तो टाइम जोन लेके आएंगे कल, एक इस पर न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे आ रहा है। उसके बाद में हमारा ये लगभग बेसिक वाला पार्ट है वो हम एक बार समझ लिया क्या होती है। अब हम उसके बाद में जाएंगे अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर के ऊपर में। अब अंदर ऊपर से तो देख लिया, रोटेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब इस रोटेशन की वजह से अंदर में क्या इफेक्ट आया है, कैसे पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसे बनी है, वो देख लेंगे। लेयर वाइज उसको ओपन करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी वजह से मूवमेंट्स की वजह से कहीं पे माउंटेन क्यों है, प्लेटू क्यों है, प्लेन्स क्यों है, ठीक है दोस्तों। तो फिर चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल मिलते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबके साथ शेयर करिए, इसमें साथ में जब आप पढ़ाई करेंगे जब भी जाके मजा आता है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर में जरूर बताइएगा, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे जल्दी, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम।